कैसे हैं? सब अच्छे से होंगे। अब देखिएगा, हम बात कर रहे थे हमारा जो प्रधानमंत्री टॉपिक है उसकी, तो आपके नेक्स्ट उससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम प्रधानमंत्री की। तो पिछली जो क्लास थी प्रधानमंत्री की, उसमें हमने प्रधानमंत्री का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसके बारे में हमने बात की है। इसके बाद में हमने प्रधानमंत्री जो हैं उनके कर्तव्यों की बात की थी। हमने प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद में स्थिति है उसकी भी बात की थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनकी जो संसद में स्थिति है उसकी, संसद में स्थिति देखिएगा। संसद में स्थिति की हम बात करें तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारा जो पीएम होता है वो आपके संसद के किसी ना किसी सदन का सदस्य होता है। हाँ, ये अलग बात है कि नियुक्त होते समय संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 माह में उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। या तो वो पहले से सदस्य है या उसे बाद में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ कि वो एक सदन का सदस्य जरूरी होगा। तो पीएम जिस भी सदन का सदस्य होगा उस सदन का क्या होगा, वो आपके पक्ष का नेता होगा। देखिएगा, हमारे संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों के अंदर आपके एक पक्ष का नेता होता है। तो दोनों में से एक सदन का पक्ष का नेता कौन होगा? हमारा पीएम होगा। और पीएम उसी सदन का पक्ष का नेता होगा जिस सदन का वह क्या होगा, सदस्य होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। देखिएगा कि हमारे एक सदन है और जिसे हम बोलते हैं संसद का निम्न सदन, और वो है कौन सा? लोकसभा। अब देखिएगा, लोकसभा जो है उसके अंदर पीएम जो है वो क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के अंदर किसी भी दल अथवा राजनीतिक गठबंधन जो है उसको बहुमत प्राप्त होता है, वो अपना क्या चुनते हैं? नेता चुनते हैं। तो पीएम जो है वो लोकसभा में क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे जो पीएम हैं वो ये जो हमारी लोकसभा यानी निम्न सदन है इसको आपके राष्ट्रपति से कहकर समय से पूर्व भी क्या करवा सकते हैं? भंग करवा सकते हैं। यानी पीएम के पास ये पावर है कि वो राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करवा सकते हैं। अब देखिएगा, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो पीएम है उसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि पीएम राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि आप लोकसभा को क्या कर दीजिएगा? समय से पहले भंग कर दीजिएगा, तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति आपके ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, यदि पीएम के पास आपके लोकसभा में पूर्ण बहुमत है तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन अगर बहुमत नहीं है तो ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी संसद में स्थिति की हमने चर्चा की। दोबारा से देखिएगा, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण बातें ये कि पीएम है वो संसद के किसी ना किसी सदन का सदस्य होगा और जिस भी सदन का सदस्य होगा उसका वो पक्ष का नेता होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि लोकसभा जो है उसमें बहुमत दल का नेता जो है वो पीएम होता है। इसके बाद में हमने तीसरी बात की कि राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी करवा सकता है पीएम। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो पीएम हैं इनको शपथ कौन दिलाता है। हम बात करते हैं हमारे पीएम जो हैं इनकी शपथ की। शपथ कौन दिलाता है? तो देखिएगा, पीएम के लिए संविधान में शपथ का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है।
ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, हमने शुरुआत में बात की थी कि प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद का हेड होता है और वो पहले क्या होता है, एक मंत्री होता है। तो पीएम जो है वो एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में शपथ लेता है? मंत्री के रूप में शपथ लेता है। और पीएम को मंत्री के रूप में जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिएगा, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 आपके 4 में किया गया। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 4 में क्या? मंत्री परिषद पढ़ते समय हमने पढ़ा था। तो पीएम जो हैं वो आपके मंत्री के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। अलग से कोई आपके पीएम की शपथ का प्रावधान नहीं किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है ये इस पद से आपके कभी भी मुक्त होना चाहे तो ये जो त्याग पत्र है ये किसको देगा? तो देखिएगा, पीएम अपना जो त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को पीएम त्याग पत्र संबोधित कर कभी भी पद से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि पीएम का जो कार्यकाल है, पीएम का कार्यकाल वो कितना होता है? तो देखिएगा, पीएम का जो कार्यकाल है वो डिपेंड करता है लोकसभा में बहुमत पर। जब तक पीएम के पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वो इस पद पर क्या करेगा? कार्य करेगा। अब देखिएगा, जनरली एक लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी कितना हो जाता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन वो डिपेंड किस पर करेगा? उसके लोकसभा में बहुमत पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर कभी आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पीएम का कार्यकाल होता है, तो देखिएगा, अगर वहां पे ऑप्शन ऐसा है कि आपके लोकसभा में बहुमत रहने तक, तो आंसर आपका यही होगा, चाहे मर्जी वहां पे 5 वर्ष ही क्यों न दे रखा हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो पीएम है इसको पद से हटाना हो, पीएम को पद से हटाना, तो पीएम को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिएगा, पीएम को पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा में पीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव में आपके जो विपक्ष है वो कामयाब हो जाता है, यानी उस प्रस्ताव को पारित करवा लेता है। उस स्थिति में पीएम पद से हटे जाता है। देखिएगा, पीएम जो है वो क्या है? एक मंत्री ही है। तो आपके एक मंत्री को राष्ट्रपति जब चाहे तब उसके पद से हटा सकता है, लेकिन पीएम को नहीं हटा सकता। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक पीएम के पास लोकसभा में बहुमत है उस समय तक राष्ट्रपति कभी भी पीएम को उसके पद से नहीं हटा सकते। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखें कि यदि पीएम के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है या पीएम लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो उस स्थिति के अंदर आपके राष्ट्रपति पीएम को पद से हटा सकता है यदि पीएम पद नहीं छोड़ रहा है तो। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारे देश में आज तक कौन कौन व्यक्ति पीएम बने हैं और उनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या रही हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कुछ घटनाएं हैं वो लिख दी जाती हैं और पूछा जाता है कि आपके इन्हें सुमेलित कीजिएगा। सामने नाम आपको दिया होगा पीएम का कि उस पीएम के समय की यह घटना है या नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे देश में आज तक जो भी पीएम बने हैं उनकी। तो देखिएगा, पीएम जो बने हैं उनमें सबसे पहले जो पीएम हमारे देश में बने हैं वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं।
अब इनका जो कार्यकाल है उसकी हम बात करें तो वो कब से कब तक का है, तो इनका कार्यकाल है 1947 से लेकर 1964 तक। 1947 से लेकर 1964 तक ये हमारे देश के क्या रहे, पीएम रहे थे। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके समय की प्रमुख घटनाओं की, तो ये हैं हमारे देश के प्रथम पीएम। क्या हैं, हमारे देश के प्रथम पीएम है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये देश के एकमात्र ऐसे पीएम हैं जो कि क्या हैं, मनोनीत प्लस निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित, एकमात्र ऐसे पीएम जो मनोनीत प्लस निर्वाचित। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तक हमारे देश में चुनाव का जो सिस्टम वो चालू नहीं हुआ तब तक आपके कोई भी पदाधिकारी वो किस में आ जाएगा, मनोनीत में आ जाएगा। इसके बाद में चुनाव चालू हो गए तो किस में आ जाएगा, निर्वाचित में। लेकिन फिर से कहना चाह रहा हूं कि अगर प्रश्न आए कि पीएम होता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त, तो वो नियुक्त ही होता है क्योंकि उसे इस पद पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब हम यहाँ पर निर्वाचित क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिएगा उसे संसद के दोनों में से किसी भी सदन का आपके निर्वाचित सदस्य होना पड़ेगा, इसलिए निर्वाचित यहाँ पर आया है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनका देश में पीएम के रूप में आज तक क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल है। यानी आपको स्पष्ट ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये 1947 से लेकर 64 तक देश के क्या रहे, पीएम रहे, तो काफी एक लंबा कार्यकाल, यानी लगभग 17 वर्ष तक ये देश के क्या रहे, पीएम रहे थे। यानी 16 वर्ष आपके 9 माह और 13 दिन के लिए क्या रहे, पीएम रहे थे। तो इस कार्यकाल को तोड़ना एक बहुत मुश्किल कार्य भी रहेगा क्योंकि लगभग कोई 4 बार व्यक्ति पीएम बनता है, तो उस स्थिति में कार्यकाल आपके तोड़ने की स्थिति में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसे क्या कहा, दासता का घोषणा पत्र कहा। क्या कहा है, दासता का घोषणा पत्र बताया। दासता का घोषणा पत्र कैसे होता है, देखिएगा भारत शासन अधिनियम जो 1935 है आपके, उसमें ऐसे प्रावधान थे जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि आपके अंग्रेज जो हैं वो भारत को आज़ादी नहीं देना चाहते हैं, वो आपके जो गुलामी दास था उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे, इसलिए नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र बताया था। इसके अलावा 1935 के अधिनियम को ही नेहरू जी ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान भी बताया था, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान थे कि आपके उनमें ब्रेक बीच में डाले गए थे। यानी आपके जैसे हम बात करें कि एक संघ का निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था, लेकिन उसमें बीच में एक शर्त रख दी गई कि देशी रियासतें आपके कम से कम 52 स्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली इसमें शामिल होती हैं, तो ये संघ अस्तित्व में आएगा। तो एक ब्रेक के रूप में कार्य डाल दिया, तो वो देशी रियासतें कभी संघ में मिली नहीं और आपके भारत संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं था। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं आपके, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट तो देखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका कार्यकाल भाई काफ़ी लंबा है, तो कार्यकाल लंबा है तो बातें भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये हमारे देश में जो अंतरिम सरकार बनी थी, कौन सी सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार, वो इन्हीं के नेतृत्व में बनी थी। और वो अंतरिम जो सरकार बनी थी वो कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 को।
2 सितंबर 1946 को इन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट डे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्हीं के समय 26 अक्टूबर 1947 को हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका भारत में विलय किया गया था। जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय किया गया था वो 26 अक्टूबर 1947 को इन्हीं के समय किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट डे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? प्रथम विदेश मंत्री। तो देश के पहले जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आपके विदेश नीति का जनक कहा जाता है, प्रवक्ता कहा जाता है, वह सूत्रधार कहा जाता है। और जितने समय ये आपके पीएम रहे यानी 1947 से लेकर 1964 तक, उतने समय ये हमारे देश के क्या रहे? विदेश मंत्री भी रहे थे। अब इन्हें विदेश नीति का जनक, प्रवक्ता व सूत्रधार क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करें तो विदेश नीति का निर्धारण जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें विदेश नीति का जनक आता है। प्रवक्ता वो होता है जो अपने देश समाज के विचार जो हैं वो आपके दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, उसे प्रवक्ता कहा जाता है। तो ये कार्य इन्होंने किया। इसके अलावा सूत्रधार इन्हें कहा जाता है विदेश नीति का। तो हमारी जो विदेश नीति है उसको एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? नेहरू जी के द्वारा किया गया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर एक बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति है वो किस नाम से जानी जाती है? तो इनकी जो विदेश नीति है वो आदर्शवादी विदेश नीति के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? आदर्शवादी विदेश नीति। यानी आज भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं या हमारी जो सरकारें हैं उनके लिए इनकी विदेश नीति एक आदर्श के रूप में कार्य करी। इसके अलावा विश्व के बहुत सारे देश हैं वो इनकी विदेश नीति पर चलना चाहते हैं। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी एक बात कही थी, अगर किसी ने गौर किया हो तो। उन्होंने क्या कहा था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी की जो विदेश नीति है उसके अनुसार कार्य करना चाहता हूं। तो इसलिए आज भी इनकी विदेश नीति है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इनकी विदेश नीति को किस नाम से जानते हैं? हम आदर्शवादी विदेश नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1947 व 1949 की हम बात कर रहे हैं। 1947 में एशियाई देशों का प्रथम जो सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया गया था। और उसके बाद में 1949 में एशियाई देशों का द्वितीय सम्मेलन वो भी भारत में आयोजित किया गया। देखिएगा 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके तुरंत बाद लगातार 2 एशियाई देशों के सम्मेलन भारत में आयोजित करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की और जो घटनाएं हैं उनकी। तो देखिएगा हम बात करें 2 अक्टूबर 1952 की। 2 अक्टूबर 1952 को हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जनता व प्रशासन के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, जनता तक राजनीतिक जानकारियां पहुंचाने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो हमारी नौकरशाही जो है उसकी उदासीनता की वजह से सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे देखिएगा 1948 की ये घटना है। 1948 में क्या होता है कि हमारे एस.के. दर आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? एस.के. दर आयोग का गठन किया जाता है। अब ये जो दर आयोग है इसका गठन क्यों किया जाता है? राज्यों का पुनर्गठन करने के संबंध में इसका गठन किया जाता है।
अब ये जो दर आयोग है ये अपनी सिफारिशें देता है और क्या कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। किसके आधार पर नहीं किया जाए? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। इसके बाद में जीवीपी समिति या आप बोल सकते हैं आयोग का गठन किया जाता है और ये किया जाता है 1949 में। अब ये जो जीवीपी समिति है इसके द्वारा जो आपके राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में जो सिफारिश दी जाती है वो क्या दी जाती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए, जबकि आपके आर्थिक प्रशासनिक आधार पर राज्यों का क्या किया जाए? पुनर्गठन किया जाए। ऐसी सिफारिश जीवीपी समिति के द्वारा दी गई थी। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है कि जीवीपी जो समिति है इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो देखिएगा नाम से आप पकड़िएगा, जी का मतलब यहां पर है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है यहां पे आपके वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका एक्चुअली नाम जो वल्लभ भाई पटेल है, सरदार की तो उन्हें उपाधि दी गई थी। इसके अलावा पी का मतलब है पटाभी सितारे मैया। तो प्रश्न आ सकता है कि जीवीपी समिति से कौन कौन संबंधित हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व पटाभी सितारे मैया। अब इसके बाद देखिएगा घटना है 1953 की। 1953 में क्या होता है कि हमारे देश में भाषाई आधार पर, किस आधार पर है? भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया जाता है और वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हमारे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठित किया गया? 1953 में गठित किया गया। देखिएगा इससे पहले 2 आयोग गठित किए गए और दोनों आयोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान नहीं की थी, लेकिन आपके फिर भी 1953 में एक भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिएगा घटना है 1956 की। 1956 में क्या होता है कि आपके एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे भाषाई आपके पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो भाषाई या राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष तो कौन? फजल अली, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कई बार बोल देते हैं। ये जो फजल अली आयोग है इसमें भी आपके 3 सदस्य थे, उनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। और वो 3 सदस्य कौन कौन? देखिएगा एक तो फजल अली हैं, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक के.एम. पन्नीकर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपके फजल अली या आपके राज्य पुनर्गठन आयोग से कौन कौन व्यक्ति संबंधित रहे हैं। दोबारा से सुनिएगा, आपके फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। अब ये जो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 1956 में गठित किया गया, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद में भाषा के आधार पर हमारे देश में बहुत सारे राज्यों का गठन किया भी गया है। तो प्रश्न आ जाए कि आपके भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध कौन कौन से आयोग के द्वारा किया गया? तो एक तो दर आयोग के द्वारा, एक जीवीपी समिति आयोग के द्वारा, मंजूरी किसके द्वारा दी गई? आपके फजल अली आयोग के द्वारा। इसके बाद में देखिएगा और बहुत सारी घटनाएं हैं नेहरू जी के समय की जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा बात करते हैं, हमारे एक समझौता होता है पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। देखिएगा नाम से पकड़िएगा, पंच यानी 5, आप सुनते हैं ना पंच परमेश्वर, तो 5 शील, शील यानी आचरण, आचरण के 5 नियमों को लेकर एक समझौता होता है। और ये समझौता है, इसकी तारीख पूछी जा सकती है और वो क्या है? 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। ये समझौता जो है वो किन के मध्य होता है? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के जो पीएम थे, किसके पीएम है? चीन के पीएम, और उनका नाम है चाउ एन लाई। क्या नाम है?
चाउ एन लाई। देखिएगा जैसा व्यक्ति का नाम होता है उसके अनुसार थोड़ा बहुत स्वभाव होता है, ये हम सुनते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम देखिएगा आप, चाउ एन लाई। लाई का मतलब क्या होता है? लाई का मतलब होता है झूठा, और देखिएगा ये समझौता भी झूठा ही होगा, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि देखिएगा इस पंचशील समझौते में 5 बातों पर सहमति बनी थी। कितनी बातों पर सहमति बनी? 5 बातों पर सहमति बनी। अब वो 5 बातें कौन कौन सी थी? कि हम एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे? आक्रमण नहीं करेंगे, यानी अनाक्रमण। इसके अलावा आपके एक दूसरे का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। इसके अलावा हम एक दूसरे देश के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी हस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे। इसके अलावा हम पारस्परिक लाभ के साथ व्यापार करेंगे, यानी ऐसा व्यापार करेंगे जिसमें दोनों देशों को लाभ हो। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, यानी हम शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करेंगे। लेकिन देखिएगा मैंने अभी आपको बताया है, याद रखने का एक तरीका है, यानी लाई यानी झूठ, तो ये समझौता भी क्या होगा? झूठा होगा। तो प्रश्न आ सकता है कई बार कि पंचशील जो समझौता है वो किन के मध्य हुआ? भारत और चीन के मध्य हुआ, यानी नेहरू जी और चाउ एन लाई के मध्य हुआ। पंचशील समझौते में कौन कौन सी बातों पर सहमति बनी थी? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप दोबारा सुनेगा, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, सम्मान, पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इन बातों पर क्या बनी थी? सहमति बनी थी। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, बात है 1955 की। 1955 में क्या होता है? एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है बांडुंग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? बांडुंग सम्मेलन। ये जो बांडुंग सम्मेलन है ये हमारा आयोजित किया जाता है इंडोनेशिया में। कहाँ पे आयोजित होता है? इंडोनेशिया में। अब देखिएगा बांडुंग सम्मेलन है, इसमें एशिया महाद्वीप जो है और अफ्रीका महाद्वीप है उसके 29 देश भाग लेते हैं, और नेहरू जी भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। अब ये सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों? देखिएगा एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके जो देश हैं उन दोनों देशों की स्थिति लगभग क्या है? एक जैसी, यानी दोनों के अंदर आपके गरीब राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं। तो एक जैसे देशों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, घटना है हमारे 2 अक्टूबर 1959 की। 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है? हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। किसकी शुरुआत की जाती है? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। ये काफी महत्वपूर्ण शुरुआत थी। देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के जनक अभी आपसे पूछे जाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक है ना वो है हमारे बलवंत राय मेहता। यानी हम पंचायती राज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वहां पर जो पंचायती राज की समितियां उसमें पहली जो समिति आती है हमारे वो बलवंत राय मेहता समिति आती है, जिसका गठन 1957 में किया जाता है। तो देखिएगा पंचायती राज का शुभारंभ जो किया जाता है हमारे देश में वो कब किया जाता है? 2 अक्टूबर 1959 को किया जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनके समय की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो देखिएगा हम बात करें 1959 की ही, तो 1959 में क्या होता है कि जो चीन देश है वो क्या करता है? तिब्बत पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? तिब्बत पर आक्रमण करता है। अब तिब्बत का एक धर्मगुरु है जिसका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा, ये दलाई लामा जो हैं ये भागकर कहाँ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। देखिएगा आक्रमण चीन है वो तिब्बत पर कर रहा है, हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध बनता है कैसे? क्योंकि दलाई लामा नामक जो हैं ये भागकर कहाँ पर आते हैं? भारत में आते हैं। और भारत जो है उसके हिमाचल प्रदेश राज्य के धर्मशाला जिले में क्या प्राप्त करते हैं? शरण प्राप्त करते हैं। तो अब धर्मशाला तो होती है शरण लेने के लिए, तो धर्मशाला में शरण प्राप्त करते हैं। और आपके चीन जो है वो भारत से कहता है कि आपके देश में हमारा एक भगोड़ा भाग आ गया है, उसे आप हमें सौंप दीजिएगा। भारत क्या कहता है? अतिथि देवो भव है, अतिथि हमारा भगवान होता है और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसा भारत कहता है। तो चीन भारत से क्या कहता है कि
कि ठीक है, आप अपने अतिथि का स्वागत कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा, हम दूसरे तरीके से आपसे बातें करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक सम्मेलन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेलग्रेड सम्मेलन। ये जो बेलग्रेड सम्मेलन है ये कहां पे होता है? यूगोस्लोवाकिया। यूगोस्लोवाकिया जो देश है उसके अंदर बेलग्रेड सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। देखिएगा, आप कौन से देश में हो रहा है? यूगोस्लोवाकिया में। युगो से जो स्लोवाकिंग कर रहे हैं उन देशों के लिए एक सम्मेलन है ये। तो बेलग्रेड जो सम्मेलन है ये होता है 1961 में। और ये जो सम्मेलन है ये कौन से देशों का सम्मेलन है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गुटे निरपेक्ष देशों का ये सम्मेलन। कौन से देशों का सम्मेलन? गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन। देखिएगा, गुट निरपेक्ष, गुट से निरपेक्ष यानी गुट से दूर रहने वाले देशों का सम्मेलन है। देखिएगा, होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी समाप्ति के साथ ही विश्व दो गुटों में बढ़ता है, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। अब भारत जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता है, ना तो पूंजीवादी गुट में और ना ही साम्यवादी गुट में, क्योंकि दोनों की व्यवस्थाएं भारत अपनाने में सक्षम नहीं था। इसलिए भारत इन गुटों से दूर रहने का निर्णय करता है। और आपके नेहरू जी जो हैं आपके इसके लिए विश्व के अनेक देशों से संपर्क करते हैं कि हमें आपके गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। तो इसी को लेकर पहला ये सम्मेलन होता है बेलग्रेड सम्मेलन। तो प्रश्न आ जाता है कि गुट निरपेक्षता की नीति के जनक कौन माने जाते हैं? तो गुट निरपेक्षता की नीति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये गुट निरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन है, प्रथम सम्मेलन है बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और गुट निरपेक्ष अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हम आकलन इस बात से कर सकते हैं कि गुट निरपेक्ष जो है उसमें आज 120 सदस्य देश हैं। तो इसका मतलब ये आपके आंदोलन अपने उद्देश्यों में धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। अब देखिएगा कि गुट निरपेक्ष के आज तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18 सम्मेलन आपके गुट निरपेक्ष के हो चुके हैं। 18 सम्मेलन आपके जो हुआ था 2019 में हुआ था। अजरबैजान जो देश है उसके अंदर आपके सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब गुट निरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन है इसे नव स्वतंत्र देशों का सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे तीसरी दुनिया के देशों का सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि दो दुनिया पहले से, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। अब तीसरी दुनिया के देश आपके एक सम्मेलन आयोजित करें, इसलिए इसे तीसरी दुनिया के देशों का सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति के जनक वो नेहरू जी माने जाते हैं, लेकिन इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी योगदान रहा है। तो वो व्यक्ति जो हैं वो कौन कौन है उनके बारे में बात करें तो एक तो हैं आपके नेहरू जी, इसके अलावा नासिर हैं, मार्शल टिटो हैं, इसके अलावा सुकार्नो हैं, एन कुर्मा हैं। इन व्यक्तियों का आपके इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट घटना की हम बात करें नेहरू जी के समय की, तो वो देखिएगा बात है 20 अक्टूबर 1962 की। 20 अक्टूबर 1962 की हम बात करें। इस दिन क्या हुआ कि चीन जो है उसने भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब देखिए, हमने पहले बात की पंचशील समझौते में एक बात यह थी कि अन्य आक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उस समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 20 अक्टूबर 1962 को। भारत के कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया? एक तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसके अलावा आपके अरुणाचल प्रदेश का जो नेपा क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया। और लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपके चीन ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब इसी आपके युद्ध के कारण देश में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपके
देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का देश में पहली बार जो प्रयोग किया गया वो भारत चीन युद्ध के कारण किया गया। कब किया गया? 26 अक्टूबर 1962 को। तिथि काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखिएगा, इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो नेहरू जी हैं, और इस समय जो देश के राष्ट्रपति थे उद्घोषणा करने वाले वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि हमारे एक संविधान में संशोधन होता है, 12वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन होता है कब? 1962 में होता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा जो है इसका भारत में विलय किया जाता है। गोवा का भारत में विलय किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। किस प्रधानमंत्री के समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और हमें गोवा एक काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट मिला है। बहुत सारे आपके भारत से विदेशों से जो सैलानी है, पर्यटक हैं, वो यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, बात है 1963 की। 1963 के अंदर नेहरू जी के खिलाफ जेबी कृपलानी जो हैं, कौन है? जेबी कृपलानी, इनके द्वारा क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। देखिएगा, होता क्या है कि ये जो भारत चीन युद्ध होता है इसके कारण नेहरू जी जो हैं उनको सदमा लगता है, हार्ट अटैक उन्हें आता है, बीमार हो जाते हैं। आपके कई दिनों तक, आपके या कह सकते हैं कई महीनों तक वो आपके संसद में नहीं आते हैं। इस मौके का फायदा है वो जेबी कृपलानी के द्वारा उठाया जाता है। उनके खिलाफ इन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन नेहरू जी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। इसके बाद में 1964 में नेहरू जी की पद पर रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है काफी लंबा कार्यकाल है, इसलिए बातें भी काफी ज्यादा थी इसके संदर्भ में। हमने काफी बातें की हैं, आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके संदर्भ में भी बातें करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।